हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स के चैप्टर सेकंड का टॉपिक है कीमतें संकेतकों के रूप में। हालांकि ये टॉपिक नहीं है, ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, बॉक्स है 2.6, उसमें लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफ में जान लेते हैं कि ये क्या है। वैसे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि क्या होता है। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि कीमत किसी वस्तु के लिए क्या संकेत करती है। मतलब अगर कीमत मैं तुम्हें बता दूं तो तुम क्या आइडिया लगा सकते हो कि वो वस्तु कैसी हो सकती है। अगर मैं किसी वस्तु की कीमत बोलूँ 10 रुपये, या फिर वस्तु मैं बता दूं कि ये वस्तु है, इसका 10 रुपये है, तो तुम क्या आइडिया लगा सकते हो, उसके बारे में तुम कितना सोच सकते हो कीमत सुन के। वो होता है कीमत संकेतकों के रूप में, कि उस वस्तु के बारे में क्या क्या संकेत मिलता है जब तुम कीमत को सुनते हो, या फिर किसी वस्तु की कीमत क्या क्या संकेत देती है किसी वस्तु के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो संकेत ये देती है कि आपकी वस्तु के बारे में, कि आपने कीमत अगर सुन लिया है तो फिर वो क्या क्वालिटी रहने वाली है वस्तु की। कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो फिर थोड़ी देर में ही ख़राब हो जाएगी, या कोई ऐसी वस्तु जो टिकाऊ है, चलेगी 1-2 महीने तक, अब अगर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते तो टिक सकती है। या फिर कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही दुर्लभ है, कभी कभार मिलती है। तो हर चीज़ का कीमत वेरी करता है ना, यहाँ से वहाँ ऐसे करके वेरी करेगा। यहाँ से वहाँ मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जो दुर्लभ है, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। ऐसा थोड़ी है कि जो दुर्लभ चीज़ है महीने 2 महीने में एक बार ही मिलता है, फिर भी उसकी कीमत 10 रुपये होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता। जो दुर्लभ चीज़ है, जो जिसके कम उपलब्ध होता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या है इसमें। तो सबसे पहला टॉपिक वही है जो मैंने अभी बताया, कीमतें संकेतकों के रूप में, कि किसी चीज़ की कीमत क्या संकेत करती है, क्या हमें संकेत मिलता है। फर्स्ट पॉइंट है, कीमतें वस्तु की उपलब्धता के संकेतक हैं। कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है, उस हिसाब से हम थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं कि वो वस्तु कितना उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है। कोई वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन कोई वस्तु अगर सीमित मात्रा में उपलब्ध है तो उसकी कीमतें बढ़ी हुई होगी या फिर बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये तो मानते हैं आप भी कि जो सीमित मात्रा में होता है या कम मात्रा में होता है, उसकी कीमतें धीरे धीरे बढ़ती है, यानी तो पहले से ही बढ़ी हुई होती है। सोना चांदी आप देख ही रहे हो कि कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप ये देख लो ना कि प्लॉट के रेट कितने बढ़ते हुए जा रहे हैं धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि ज़मीन भी तो सीमित है ना, ज़मीन भी सीमित है। तो ज़मीन सीमित है, जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, तो जाहिर सी बात है मांग ज़्यादा हो गई, उपलब्ध कम हो रहा है, चीज़ें उपलब्ध कम हो रही है क्योंकि सीमित है। तो धीरे धीरे उसकी प्राइस जो है, उसका प्राइस बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये हर चीज़ में आप देख सकते हो। ये तो 2-3 एग्जाम्पल थे, सोना चांदी या कोई ज़मीन हो गया, आप हर चीज़ में देख सकते हो इसको। ठीक है, तो कीमत क्या है, उस वस्तु की उपलब्धता को संकेत करता है कि वो कितना उपलब्ध है, कितनी मात्रा में उपलब्ध है वो वस्तु। उस हिसाब से उसके कीमत कहीं ना कहीं तय होते हैं। सेकंड पॉइंट है, संसाधन का सीमित और असीमित होना। देखो, वही चीज़ है, बस मैंने 2 पॉइंट बना दिए क्योंकि अब उसमें कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर मैं देखूँ कि उसमें क्या है पढ़ने को, तो बहुत कुछ वैसा नहीं है प्रोडक्टिव सा, लेकिन चलो पढ़ रहे हैं। तो संसाधन का सीमित असीमित होना उसकी कीमत का निर्धारण करता है। कोई संसाधन सीमित है या असीमित है, उसकी प्राइस को निर्धारण करता है। प्राइस उसी से फिक्स होता है कि कोई संसाधन सीमित है या असीमित है। ठीक है, कोई संसाधन असीमित है, असीमित संसाधन के प्राइस हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि धीरे धीरे उसके प्राइस उतने ज़्यादा बढ़े नहीं होंगे, क्योंकि वो असीमित मात्रा में अगर हम आज यूज कर भी लेते हैं तो कल को वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, फिर से बनेगा, फिर से आएगा। जैसे सपोज आप आम ले लीजिए। हालांकि देखो, आम एक मौसम की चीज़ है। कोई ऐसा वस्तु ले लेते जो 12 महीने मिलता है। ठीक है, नमक ले लो, चलो, जब तक पानी है, समुद्र है, नमक तो निकलता रहेगा। तो नमक के प्राइस एकदम नहीं बढ़ सकते ना। देखो, 2-3 रुपये बढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन इतना ज़्यादा सोने के रेट में हो जाना वो तो कभी नहीं होगा ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें पता है कि ये कहीं ना कहीं असीमित है, तो उनके प्राइस नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु सीमित है तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि अब देखो, एक एग्जांपल हालांकि बुक में दे रखा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हम हर बार सरकार को दोष लगाते हैं कि सरकार की वजह से बढ़ गया या सरकार ने बढ़ा दिया। देखो, सरकार जरूर कहीं ना कहीं फैक्टर है कि सरकार की वजह से बढ़ा, या फिर सरकार का हाथ नहीं है बढ़ाने में, कहीं ना कहीं ऊपर से ही बढ़ा है, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन एक फैक्टर ये भी तो है कि वो एक सीमित संसाधन है, कल को उसको बढ़ना ही है।
और एकदम से नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे उसकी सीमित चीज़ें कम होती जाएगी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पे वो हज़ारों पे भी पहुंच जाएगा, जब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा पेट्रोल या डीजल निकलना। टाइम है उसको, अभी बहुत टाइम है, लेकिन एक टाइम पे होगा तो सही है भी। तो क्या हम उस बार भी सरकार को दोष देंगे? ऐसे सरकार को दोष देना ठीक है, आप देंगे, लेकिन वो संसाधन भी तो सीमित है ना, ये भी तो समझिए। वो कहीं ना कहीं महंगा होना ही था उसको, धीरे धीरे। अभी थोड़ा ज़्यादा महंगा है, थोड़ा सा कम महंगा होना चाहिए था, तो धीरे धीरे वैसे भी महंगा हो गई वो चीज़। तो आंख बंद करके सरकार को नहीं कह सकते, हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि जो सीमित संसाधन है उसका मूल्य तो बढ़ेगा ही, टाइम के साथ साथ घटेगा नहीं। ठीक है, तो कोई सीमित है या असीमित है, इस हिसाब से भी उसके प्राइस को फिक्स किया जाता है, क्या प्राइस रहने वाला है। सीमित है तो क्या होगा, असीमित है तो क्या होगा। नेक्स्ट है कुछ अर्थशास्त्र। अच्छा, यही सब चीज़ देख के कुछ अर्थशास्त्र, मतलब होता है ना कि साइंस में जो बहुत तरक्की कर लेते हैं उनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। जो मैथ में कर लेते हैं उनको हम गणितज्ञ कहते हैं, मैथमेटिशियन कहते हैं। जो अर्थशास्त्र में अच्छे कर लेते हैं या फिर इकोनॉमिक्स्ट होते हैं वो, ठीक है। हम कहते हैं ना कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे इससे पहले वो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी ज्ञान प्राप्त की इकोनॉमी में और बहुत अच्छा उनका रुचि रहा है और बैकग्राउंड भी उनका इकोनॉमी से रिलेटेड रहा है, तो उनको कहते हैं इकोनॉमिक्स्ट, जो इकोनॉमी में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो कुछ इकोनॉमिक्स्ट का ये मानना था कि जो सरकार सहायकी देती है ना, सहायकी क्या होता है, मैंने एक वीडियो लेक्चर में सहायकी के बारे में पूरा डिस्कस किया है कि सहायकी क्या है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा, वरना ब्रीफ में तो मैं अभी बता ही दूंगा। सहायकी होता है जब सरकार किसी चीज़ के लिए जनता को छूट देती है, जैसे किसानों को छूट देना किसी चीज़ में, या फिर छोटे उद्योगों को, छोटे व्यापार को थोड़ा सा छूट दे देना कि चलो तुम व्यापार स्टार्ट कर रहे हो तो मैंने तुम्हें इतने की छूट दे दी, तो उसको कहते हैं सहायकी, सहायता के रूप में कुछ भी देना। ठीक है, तो कुछ अर्थशास्त्री का ये मानना था, कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि सरकार जब भी किसी को सहायकी देती है, किसी चीज़ में छूट देती है, किसी चीज़ में रिबेट देती है, वो चीज़, वो जो छूट है, वो छूट कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देता है उस चीज़ को एक्सेस यूज़ करने में, उस चीज़ का बेफजूल यूज करने में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक परिवार था, वो परिवार 100 यूनिट बिजली यूज़ करता था। मैं दिल्ली से हूँ तो इसलिए एग्जांपल कहीं ना कहीं दिल्ली से रिलेट होगा, आपको समझ आएगा वैसे। तो एक परिवार था जो 100 यूनिट यूज़ कर रहा था बिजली, लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या करा, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। इससे हुआ क्या कि 100 यूनिट बिजली वो तब यूज़ कर रहा था जब उसको बिजली का बिल देना पड़ रहा था, लेकिन अब 200 भी यूज़ करेगा तो उसको बिजली का बिल नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि 200 तक तो फ्री है। तो उसने क्या करा, अब उसको पता है 200 भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा मेरे को नहीं देना पड़ेगा, एक्सेस यूज़ करना चालू कर देगा वो, है ना। उसको थोड़ा सा ये लालच आ जाएगा कि ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो कौन सा पैसा आना है, बिजली का बिल आना है, तो थोड़ा एक्सेस यूज़ करना चालू कर देगा। ऐसे ही पानी में ले लीजिए कि पानी का भी यूज़ तो ऐसे ही हो सकता है कि पानी का बिल अगर नहीं आएगा या फिर एक सीमित मात्रा के पहले नहीं आएगा, उसके बाद आएगा, तो कहीं ना कहीं एक्सेस यूज़ होना चालू हो जाएगा उसका। तो ये एक सहायकी ही है बिजली और पानी का। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़राब है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ होती है मौलिक चीज़ होती है जो जीवन निर्वाह के लिए चाहिए होती है, वो जरूरी होती है। हर सरकार का ये दायित्व है कि वो चीज़ फ्री में दे, फ्री में नहीं तो थोड़ी सी सस्ती दे। देखो, फ्री में जरूरी नहीं है, थोड़ी सी सस्ती दे, या नहीं तो कुछ ऐसा लगा दे कि इसमें आदमी को ये भी प्रोत्साहन मिले कि कम से कम यूज़ होए। 200 तक फ्री दे और जो 100 यूज़ करते हैं उनके लिए कुछ और रखे, ताकि एक लालच मिले कि मैं 100 में ही यूज़ ख़त्म कर दूँ। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों को ये लगे कि सहायकी मिली तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सेसिव यूज़ करूँगा इसका। तो कुछ इकोनॉमिस्ट यही कहते थे कि सहायकी जो होता है ना, किसी चीज़ की छूट देना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए प्रोत्साहन देता है कि उसका फिजूल खर्ची करो, उस वस्तु की फिजूल खर्ची करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बिजली की छूट देता हूँ तो इसका मतलब मैंने अभी बताया ना आपको कि 100 यूनिट यूज़ कर रहा था, 200 यूनिट तक फ्री दे दिया, अब वो 200 तक यूज़ करेगा, एक्सेस यूज़ करेगा, वो तो फिजूल खर्ची हुई ना। तो सहायकी, कुछ अर्थशास्त्रों के अनुसार सहायकी देना उस वस्तु की फिजूल खर्च को बढ़ावा देता है। ठीक है ना, जब हम सहायकी देते हैं किसी चीज़ की तो कहीं ना कहीं हम उस वस्तु को सीमित ना रख के, लोगों के अंदर ना एक माइंड में रखना जरूरी है कि हमेशा कि पानी जो है सीमित है, बिजली जो है सीमित है, क्योंकि लाखों ऐसे नहीं बन रहा।
कहीं कहीं बिजली बन रहा है और वही सब पूरे देश में पहुंचता है। ये चीज़ सीमित वस्तु है, इनका यूज़ सीमित तरीके से होना चाहिए, ये माइंड में हमेशा इंसानों के होना चाहिए। लेकिन सहायकी दे के हम वो चीज़, वो पॉइंट ना माइंड से हटा देते हैं लोगों के, तभी तो फिजूल खर्ची आ जाता है बीच में। तो वही चीज़ बोला है कि पानी का, बिजली का, इनका सहायकी देना कहीं ना कहीं उसकी फिजूल खर्ची को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसानों को उर्वरक की सहायकी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वही सीन यहाँ पर भी है कि किसानों को उर्वरक, खाद कह सकते हैं, खाद होता है थोड़ा सा खुद जो बनाते हैं गोबर वगैरह का, ये सब उर्वरक होता है जो फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों फसल के लिए ही होते हैं। तो उर्वरक में सहायकी देना, उर्वरक थोड़ी सस्ती देना या फिर हो सकता है थोड़ा सा फ्री में भी देना, किसी भी तरीके से सहायकी देना, ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि हर किसान उर्वरक यूज़ करेगा, हर किसान थोड़ा ज़्यादा उर्वरक यूज़ करेगा लालच से कि मेरा फसल और ज़्यादा अच्छा होगा, मैं जितना उर्वरक यूज़ करूँगा। इससे हुआ क्या, उर्वरक ज़्यादा यूज़ करने से पर्यावरण को हानि है। ठीक है, तो इसलिए उर्वरक में सहायकी देना कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसानदेह है, पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होता है। ठीक है, ये कुछ इकोनॉमिक्स का मानना था, ऐसा नहीं है कि ये पूरे इकोनॉमिक में माना गया या ऐसा कुछ समझा गया। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि सहायकी कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए फिजूल खर्ची का काम करता है, उर्वरक की सहायकी कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये टॉपिक अभी यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ समझ नहीं आया तो, मुझे नहीं लगता कुछ समझ नहीं आया हो क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट ही थे और सब कुछ इतना आसान था, एग्जाम्पल भी बहुत सही सा आ गया दिमाग में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।